हेलो टीन्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल। और आज हम है थीम 3 के पार्ट 3 में। कल हमने द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस और जेंडर लिटरेसी कल्चर पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। इकोनॉमिक यानी होता है आर्थिक और एक्सपेंशन यानी होता है विस्तार। तो हम आर्थिक विस्तार देखने वाले हैं किसका? रोमन एम्पायर का, एकदम उसकी आर्थिक स्थिति। An empire has the economic structure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. अब देखो, कोई भी एम्पायर को खड़ा होने के लिए उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। और अभी तो हम रोमन की बात कर रहे हैं, तो रोमन का आर्थिक स्ट्रक्चर था। ये देखो, ये सारी चीजें। Wheat, wine and olive oil were traded in huge quantity, mainly from Spain. Wheat, wine और olive oil को बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रेड किया जाता था, वो भी स्पेन से। तो जाहिर सी बात है, स्पेन बहुत ही पॉपुलर बन चुका था उस समय। Gallic provinces, North Africa, Egypt and Italy were best condition of for liquid like wine or olive oil were transported in container called amphorae. अब देखो, जो ये 4-5 साइट्स है वो किस लिए फेमस थी? लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए फेमस थी। और किसके अंदर? एम्फोरे के अंदर। अब एम्फोरे क्या होता है? ये एक तरह का यूटेंसिल होता है, देखो इस तरीके का, जिसमें कोई भी लिक्विड चीज होती है वो गिरती नहीं है, चाहे ऑयल हो चाहे वाइन हो। तो ये और ये दोनों पिक्चर्स है उसकी, एम्फोरे की। Monte Testico in Rome is said to contain the remnants of over 50 million vessels. अब जो मॉन्टे टेस्टिको एक साइट है जो कि रोम के अंदर है, वो क्या कैरी करती है? रेमनेंट्स कैरी करती है। रेमनेंट्स यानी ये बचे हुए टुकड़े कैरी करती है, वो भी 50 मिलियन वेसल्स के। अभी किसने पता लगाया है? आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया है। ठीक है। The Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container called Dressel 20. अब जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वो किस में कैरी होता था? मेनली ड्रेसल 20 में। और ये रहा ड्रेसल 20 की फोटो। मैं फोटोज इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन सी चीज क्या है। द पीस इज वाइडली स्कैटर अक्रॉस द मेडिटेरेनियन। अब जो इनके पीसेस थे वो वाइडली स्कैटर हो गए थे मेडिटेरेनियन सी के। कुछ इस तरह के टुकड़े मेडिटेरेनियन सी के पास बहुत सारे मिले थे। स्पेनिश ऑलिव ऑयल सर्कुलेटेड वेरी वाइडली इंडीड। अब स्पेनिश ऑलिव ऑयल तो एक मेजर मतलब चीज बन गई थी जो कि बहुत ज्यादा बेचा जाने लग गया था। इंडीड यानी निश्चित रूप से बेचा जाता था वो ये। Spanish producers succeeded in capturing the markets for olive oil from their Italian counterparts. It happens because Spanish supply better quality oil at lower prices. अब देखो, स्पेनिश ना बहुत ही जल्दी सक्सीड पाने लग गया था अपने मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो बेचता था वो बेटर क्वालिटी होता था और कम प्राइस में बेचता था, तो जाहिर सी बात है सक्सीड तो मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। Later, after 425, North African dominance was broken by the East. अब 425 के बाद मतलब 3rd to 4th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था? जो नॉर्थ अफ्रीकन थे उनका डोमिनेंस टूट गया था ईस्ट के द्वारा। मतलब ईस्ट अब आ गया था राज के अंदर, और नॉर्थ अफ्रीकन से कौन आता था? स्पेन वगैरह नॉर्थ अफ्रीका के थे। तो इनका राज अब टूटने लग गया था और किसका बढ़ने लग गया था? ईस्ट का। अब ईस्ट में कौन कौन आते थे? इन द लेटर 5th and 6th century, द Aegean, Southern Asia, Minor Turkey, Syria and Palestine become major exporter of wine and olive oil. अब देखो, ये ईस्ट की कंट्रीज है। ये जो 4 कंट्रीज के सिटीज के नाम लिए हैं वो ईस्ट की ही है। ठीक है। और ये किस लिए फेमस हो गई थी? एक्सपोर्ट के लिए, वाइन और ऑलिव ऑयल के लिए। पहले कौन था? स्पेन था ना, अब ये हो गई थी। The empire include many regions that had a reputation of fertility. अब देखो, इसके अंदर वाइन वगैरह तो होती ही थी, लेकिन यहाँ की ना फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी थी रोम की। फॉर एग्जाम्पल, कैंपेनिया इन इटली। कैंपेनिया इटली के अंदर है, उसकी भी फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। द फायूम इन इजिप्ट, इसकी भी फर्टिलिटी अच्छी थी, एक्सेट्रा। और भी है, आपकी बुक में साइट्स दे रखी है, वो आप देख लेना। द डेंसली सेटल्ड एंड वेल्थिएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर। अब ये बहुत समय से सेटल भी हुए थे, मतलब बहुत ही गहराई से भी सेटल हुए थे। गहराई का मतलब है कि बहुत समय से चल रहे थे और बहुत अमीर भी थे, वेल्थिएस्ट भी थे। अकॉर्डिंग टू राइटर्स, द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम कैंपेनिया। राइटर्स के हिसाब से बेस्ट काइंड वाइन बेस्ट कहाँ से आती है? कैंपेनिया से आती है। सिसिली एंड बेजेसियम exported large quantities of wheat to Rome. अब ये जो 2 साइट्स है वो क्या एक्सपोर्ट करती है? व्हीट एक्सपोर्ट करती है। गैली
गैलीली वॉज डेंसली कल्टिवेटेड। अब गैलीली ना एक इस तरह का होता है, कुछ फूल या प्लांट होता है जो कि बहुत ज्यादा कल्टीवेट हुआ करता था। ऑन अदर हैंड, लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन अ मच लेस एडवांस स्टेट। अब देखो दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो रोमन के लार्ज एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस यानी रोमन की जो बड़ी ही विस्तारक जो टेरिटरी थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे एडवांस्ड हो रही थी, ठीक है, much less advanced state. For example, transhumance was widespread in the countryside of Numidia. They carry their own shaped hut, Mapalia, with them. अब देखो transhumance कौन होते हैं? It is a type of pastoralism or nomadism. ये किस तरह के लोग होते हैं जो कि एक नोमैडिज्म टाइप के होते हैं। नोमैडिज्म यानी जो घुमक्कड़ लोग होते हैं। अब घुमक्कड़ लोग तो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद अपनी जगहें बदलते रहते हैं, लेकिन ये क्या करते थे, समय के साथ जैसे सीजनल अकॉर्डिंग अपनी जगह बदलते थे, अपने जो इनके पालतू जानवर वगैरह होते थे उनको चराने के लिए, ठीक है, जैसे विंटर में बदल ली, या फिर विंटर हुआ तो विंटर में बदल दी, समर हुआ तो समर में बदल दी, और वो भी अपनी ओवन शेप्ड हट के साथ, जिसको क्या कहा जाता था, मैपेलिया। As Roman estate expanded in North Africa, the pastures of those communities were drastically reduced. अब जैसे जैसे रोमन स्टेट बढ़ते जा रहे थे, उनके जो पेस्चर्स थे, उनके जो मैदान थे खाली, वो कम होते जा रहे थे, एंड देयर मूवमेंट्स मोर टाइटली रेगुलेटेड, और उनका मूवमेंट्स भी ऐसे रेगुलेट होता जा रहा था टाइटली, ओके। This Celtic, this Celtic speaking that lived in hilltop villages called Castilla. अब जो Celtic speaking लोग थे वो कहाँ रहते थे, hilltop पे, जो कि होता था कैस्टिला, कैस्टिला विलेज के अंदर रहते थे। वाटर टेक्नोलॉजी इज एडवांस ड्यू टू मेडिटेरेनियन सी। अब वहाँ पे वाटर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। आपकी बुक में दे रखा है कि है ना, पावर थी वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर पावर था, और हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स थी, बहुत सारी चीजें आपकी बुक में दे रखी है, तो वो पढ़ लेना एक बार। द मनी स्टार्टेड टू वाइड स्प्रेड, दिस रेजेस द इशू ऑफ लेबर एंड स्लेवरी। हम देखो वहां पे ना बैंकिंग नेटवर्क वगैरह, मनी वगैरह ये सब आ गया था, है ना, बैंकिंग नेटवर्क होता था, और मनी भी वाइड स्प्रेड होनी चालू हो गई थी। तो वहाँ क्या हुआ था, फिर ये सारे काम करने के लिए कौन चाहिए होता था, लेबर चाहिए होती थी। तो वहां पे क्या हुआ, लेबर की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, स्लेवरी और ज्यादा बढ़ गई, मतलब मजदूर और ज्यादा बनाने लग गए ये लोग, ठीक है। तो ये अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट आता है अपना कंट्रोलिंग वर्कर्स। अब मैंने आपको थोड़े लास्ट लाइन में ही अभी बताया है जस्ट, कि लेबर्स का इशू बढ़ गया था, लेबर्स को ज्यादा लोग बनाने लग गए थे, स्लेवरी, ओके। तो इसमें यही बता रखा है कि लोग स्लेवरी पे, लोगों पे कितना वो करते थे, जो अमीर लोग थे ना वो मतलब मजदूरों को कैसे ट्रीट करते थे, वो अब इसमें देखेंगे। स्लेवरी वॉज डीपली रूटेड इन एंशियंट वर्ल्ड। जो स्लेवरी थी वो एकदम गहराई तक जमी हुई थी पुराने जमाने से ही, एशियंट वर्ल्ड से ही, मतलब लोग मजदूर बहुत बनाते थे। स्लेव वर एन इन्वेस्टमेंट, और स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट में माना जाता था। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर शुरू होते ही बताया था कि 7.5 मिलियन पॉपुलेशन से 3 मिलियन पॉपुलेशन क्या थी, किसकी थी, लेबर्स थे 3 मिलियन पॉपुलेशन में, है ना, और स्लेव्स को एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी माना जाता था। वन एग्रीकल्चर राइटर सेड दैट slavery is not good because we have to care the slaves too। अब एक एग्रीकल्चर राइटर था, उसने क्या बोला था कि जो स्लेवरी है, हम लोग इनको रखते हैं पाल लोगों को अपने घर के अंदर, ये ना अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमें उनका एक खर्चा उठाना पड़ता है, ठीक है, उनको एक टाइम हम खरीद लेते हैं, लेकिन उनका खर्चा भी उठाओ, फिर उनको अच्छा खाना पीना भी दो, उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसलिए ये लोग, ये एग्रीकल्चर का राइटर बोलता है कि ये गलत है। रोमन अपर क्लास वर ब्रूटल टुवर्ड्स स्लेव्स, समटाइम्स पीपल शो मच मोर कंपैशन। अब जो रोमन के अपर क्लास लोग थे वो ना अपने स्लेव्स के टुवर्ड्स ना बहुत ही ब्रूटल हुआ करते थे। ब्रूटल यानी बहुत ही क्रूर हुआ करते थे, उनको ना मतलब जब मन चाहा तब उनको ऑर्डर छेड़ दिया, ऑर्डर ऑर्डर दे दिया, और जब मन करा तब उनको मार लिया, पीट लिया, काम अच्छे से नहीं हुआ तो ये क्रूर हुआ करते थे बहुत ज्यादा। और कुछ लोग क्या उनके प्रति ना बहुत ही वो दया भाव भी दिखा देते थे कुछ लोग। द फेमस इंसिडेंट अकर इन नीरू, हिस्टोरियन सेज। अब एक हिस्टोरियन बोलते हैं कि जो फेमस इंसिडेंट हुआ था, जो कि नीरो एक सिटी का नाम है, वहां हुआ था। तो देखो वहां क्या हुआ था, ल्यू ल्यूइस पेंडेनियस सेसेंडस, ये एक नाम का एक व्यक्ति रहता था, तो इस व्यक्ति का मर्डर कर दिया था उसके ही गुलाम ने, उसके ही स्लेव ने,
ठीक है, बट अ क्राउड गैदर्ड ईगर टू सेव। तो वहां का क्या रूल था कि जो अपने मालिक का कत्ल कर देगा, उनके जितने भी गुलाम हो गए उन सबको फांसी चढ़ा दी जाएगी, मतलब सबको मार दिया जाएगा। तो फिर वो तो कत्ल करके भाग गया और बाकी सबको ले लिया गया कि भाई चलो तुम्हें फांसी पे चढ़ाते हैं। तो वहां के लोगों ने ना बहुत मतलब क्राउड इकट्ठा कर लिया और है ना वहां के लोग बहुत ज्यादा शोर वगैरह करने लग गए थे कि नहीं भाई ये तो गलत प्रथा है, ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लोग करने लग गए थे लोग सारे कि गलत प्रथा नहीं होना चाहिए। तो फिर उनके वहां के लोगों को ना अब इतनी सारी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए खूब सारे जनों की भी जरूरत पड़ी थी। उन पॉपुलेशन को मेंटेन करा था, फिर आगे कुछ हुआ था और फिर उसके जो नीरो का जो राजा था उसने फैसला लिया था कि भाई सिर्फ है ना अब जिसने मारा है उसको सिर्फ उसको ही फांसी लगेगी और किसी को नहीं लगेगी फांसी। तो ये नया रूल लागू करा था नीरो के किंग ने। Unlike hired workers, slaves had to be fed and maintained throughout the year, which increased the cost of holding this kind of labor. अब देखो स्लेव्स को वही बात हो गई कि खिलाना पिलाना पड़ता था और उनकी उनकी जरूरत का सारा सामान भी देना ही पड़ता था उनको। तो ये क्या होता था, कॉस्ट बढ़ा देता था उनकी, जो स्लेव्स को रखते थे वो। A famous writer, Columella, from the south of Spain recommended that landowners should keep a reserve stock of implements and tools twice as many as they needed, so the production could be continuous. अब देखो एक फेमस राइटर है कॉल्यूमेला, देखो ये है कॉल्यूमेला की फोटो। तो इसने क्या बोला था कि है ना, मतलब ये भी इतना स्लेव लेबर के प्रति था नहीं, मतलब ठीक है स्लेव लेबर है तो सही है, चलने दो स्लेव लेबर को। तो ये क्या बोलता था कि स्लेव लेबर को क्या रखना चाहिए, जो अपने रिजर्व स्टॉक है वो ना खूब सारे रखने चाहिए। रिजर्व स्टॉक यानी जो इनके टूल्स हो गए या फिर जिससे ये काम करते थे वो सारी चीजें हो गई, कहते थे उनको दो दो बार रखनी चाहिए। अब क्यों रखनी चाहिए, ताकि अगर एक बाई चांस खराब हो जाती है ना तो दूसरी यूज ले लें और काम अपना चलता रहे। मतलब ये चाहता था कि काम चलता रहे, चाहे स्लेव मरे काम चलता रहना चाहिए। सुपरविजन वॉज पैरामाउंटेड। अब वहां पे सुपरविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, सुपरविजन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे यहाँ के लोग। ठीक है, ये देख लिया, अब देखते हैं टू मेक सुपरविजन इजियर। अब सुपरविजन को इजियर बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप इनटू गैंग्स और स्मॉल ग्रुप्स। सुपरविजन को इजियर बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, वर्कर्स को गैंग्स में या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, जो कि कितने 10-10 जनों के। फिर एंड टू टेल हु वाज पुटिंग एफर्ट और हु वाज नॉट, ताकि पता चल सके कि कौन एफर्ट लगा रहा है और कौन एफर्ट नहीं लगा रहा है, इससे ये पता चल सके। पिलनी द एल्डर ऑथर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब देखो पिलनी एक ऑथर था जो कि नेचुरल हिस्ट्री जिसने लिखी थी बुक नेचुरल हिस्ट्री, says making gangs is the worst method because slaves who work in gangs were usually chained together. अब देखो ये जो प्लिनी प्लिनी था ऑथर था, उसने क्या बोला था कि ये ना स्लेव्स को गैंग्स में रखना या फिर बांध कर रखना ना एकदम वर्स्ट मेथड, एकदम बकवास काम है। क्यों बकवास है, क्योंकि उनको बांध के रखते हैं तो उनके हाथों में या फिर पाँव में चेन पड़ जाती है, चेन पड़ जाती है देखो इस तरीके की। फिर उनको साथ साथ रहना पड़ता है, फिर कोई काम भी अगर कोई अलग से काम हो तो वो भी नहीं कर पाता, और इससे वर्क भी कम होता है, इफिशियंसी भी लोगों की कम होती है। इसलिए बोलता था ये वर्स्ट मेथड है। He also described the condition of Frankincense factories of Alexandria. अब इसने फ्रेंकाइसिस फैक्ट्रीज की भी कंडीशन बताई थी। फ्रेंकाइसिस यानी जो परफ्यूम्स वगैरह बनाते थे या फिर खुशबूदार पदार्थ की फैक्ट्रीज होती थी। ओवरऑल दैट दे हैव टू वियर अ मास्क। देखो सबसे पहले तो इनको अपने ऊपर सील लगानी पड़ती थी, देखो कुछ इस तरीके की सील्स लगानी पड़ती थी, मास्क पहनना पड़ता था और हाथ को अपने नेट वगैरह से ढकना पड़ता था, एप्रन पहनना पड़ता था, और फिर ये सारी चीजें करने के बाद उन लोगों को काम के लिए अलाउ किया जाता था। अब एप्रन मास्क वगैरह ये क्यों पहना रहे इनको, ताकि ये लोग उनके परफ्यूम की खुशबू भी ना सूंघ सके, और खुशबू सूंघने हैं तो पैसे दो, इसलिए ये लोग इनको इतना पहना पुनू के बेचते थे, और सील अगर नहीं लगी होती तो इनको अंदर एंटर नहीं होने देते थे। When they leave the work and go for home, they have to take off all their clothes. अब वो जब लोग काम छोड़कर जाते थे ना तो उनको अपने सारे कपड़े उधर वहीं पर खोल के जाने पड़ते थे और दूसरे कपड़े पहनते थे। अब ऐसा क्यों, ताकि उनकी खुशबू उनके पास ना आ सके या फिर कोई चीज वो चुरा के ले जा ना सके वहां पर, इसलिए। द एग्रीकल्चर वर्क मस्ट बी डिसलाइक्ड बाय द फार्मर्स। अब जो एग्रीकल्चर का काम था ना वो बहुत ही थकाने वाला था और फार्मर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।
अब देखो पहले वाले जमाने में तो होता नहीं था कि ट्रैक्टर पे बांधा और फिर कर लिया फटाफट एक जने ने। नहीं, वहां पे खूब सारे जने भी चाहिए होते थे और बहुत मेहनत भी लगती थी। अ लॉ ऑफ 398। अब देखो एक लॉ था जो कि क्या था 398, वो क्या बताता था, रिफर टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड। अब ये क्या बताता था कि जो लोग हैं उनको ना ब्रांडेड कर दो। अब ब्रांडेड मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अपना काम वगैरह छोड़ के भागता है या फिर कहीं छुप जाता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, डेब्ट बॉन्डेज देना पड़ेगा। डेब्ट बॉन्डेज मतलब जितना भी पैसा जितना वो जाता है उसका जितना भी नुकसान होता है पीछे से, ठीक है, वो उसको देना पड़ेगा, और वो नुकसान देके जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं जाता है तो वो क्या करा जाता था, उनके बच्चों को 25-25 सालों के लिए अपने पास ही रख लिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रथा से, ये डेब्ट बॉन्डेज वाली प्रथा से जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गए थे, और ये प्रथा बहुत ज्यादा खतरनाक भी हुई थी उस समय के लोगों के लिए, क्योंकि यार इतने गरीब लोग हैं, वो उनके पास कैसे आएगा, वो तो खुद के मेंटेनेंस के लिए फार्मर में काम फार्म्स में काम कर रहे हैं ना, तो फिर उनके पास इतना पैसा कैसे आएगा, इसलिए अपने बच्चों को भी उनको गिरवी रखना पड़ता था 25-25 सालों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया हो चैप्टर। तो तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।